और ये जो अभी अजय सर एक बात कह रहे थे कि सिंपली उसमें जो है बेल कराना पड़ता है जब इस तरीके का परिवाद होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर मंच से यही तो कहती है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार जो है वो जमानत पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। इस एक शब्द पर वो पूरा चुनाव लड़ ले जाते हैं भाई। अगर अगर ये परिस्थिति बने, आज नरेंद्र मोदी की सत्ता अगर सत्ता चलाने से ऊपर उठ करके देश के लिहाज से बात करें तो जितने मामले उनके यहां नेताओं पर दर्ज होने हैं या दर्ज हैं, उन सब में सारे नेताओं की जमानत होगी। फिर कोई भी नेता ऐसा बचेगा नहीं जो जिसकी स्थिति ये ना बन जाए कि उसको जमानत करानी पड़ेगी या नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। कोई ऐसा एक सिंगल नेता किसी का नाम बता दे, कोई दर्शक अगर इतनों में हो, किसी भी एक नेता का, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, आज जितने मामले हैं अगर उन सारे मामलों से संबंधित अगर एफआईआर दर्ज होने लग जाए, दीजिए ना एक बार दर्ज कर दे एफआईआर दर्ज कराने की छूट। वो अलग बात है कि आज देश में कहीं भी आप भारतीय जनता पार्टी के किसी छोटे से छोटे नेता के नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा अपराध क्यों ना कर ले। एक से बढ़कर एक अपराध जो है वो सामने आए, लेकिन मामला कहीं दर्ज नहीं हो पाया। प्रशांत सर, ये जो है अचानक से 12 साल के बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और वो जो पूरा खेल है वो टाइमिंग का ही है। क्यों गिरफ्तार नहीं हो सकते? क्या दिख नहीं रहा है साफ साफ कि अगर 14 तारीख को इस देश में कुछ बड़ा होने जैसी स्थिति कांग्रेस बना लेती है तो उसके पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, क्या ये सारे लोग उदाहरण नहीं है? संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, किसका अपराध सिद्ध हुआ? किसी का अपराध सिद्ध नहीं हुआ। कोई किसी के अगेंस्ट कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए, लेकिन सबने जेल की हवा खाई ना। एक मूवी था शाहरुख खान वाला हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें बोमन ईरानी को एक हादसा होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में 2 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए ऐसे 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 हिलता है, आपको अगर पता हो तो जो स्पाइक आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक उसी तरह बीजेपी को हर 3-4 महीने एक ऐसे स्पाइक आता है बोमन ईरानी की तरह, कि मेरे अपोजिशन में जितने लोग हैं वो सबको एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा डराया धमकाया जाए, ताकि वो लोग उसमें ही उलझे रहे और हमको हमारा जो काम करना है और हमारे सामने वो ना आए। उन्हें पता है कि आज से संसद शुरू होने जा रही है और वो संसद में एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा उछलेगा। आज की तारीख में विपक्ष के पास नंबर्स बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली, मतलब 2019 और 14 के कंपेयर में, और वो पूरा विपक्ष अगर एक होता है, हल्ला भी मचता है, तो संसद नहीं चलेगी। इसीलिए उनको कहीं उलझाए रखो, उनको कहीं अपने काम में ऐसे रखो कि ये वही करते रहे और हमको जो करना है। संसद का एजेंडा अभी तक हमारे पास आया भी नहीं है कि कितने बिल पास होने वाले हैं, कौन से बिल पे चर्चा करने की है। ये तो विंटर सत्र है, तो पता नहीं क्या उसमें होगा ज्यादातर। तो 2-3 बातें जो अजय शुक्ला साहब बता रहे थे उसमें थोड़ा सिर्फ ऐसे ही ऐड करता हूं। उन्होंने बोला नहरी रियासत। हम सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा जो फैमिली, कॉल फैमिली, दिल्ली आके जो स्थायी हुआ, तो दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में कैनाल के पास, कैनाल मतलब नहर, तो नहर के आसपास रहने वाला जो पूरा बेल्ट था उसको नहरी रियासत बोलते थे, और वहां जो रहे उनको नेहरू बुला करते थे, इसलिए नेहरू फैमिली की तरह रिकॉग्नाइज हुए हैं। फिर इंदिरा गांधी की शादी गांधी परिवार में फिरोज गांधी से हुआ, तो फिर ये गांधी परिवार का पूरा हायरार्की बनता जा रहा था, तो इसीलिए ये नेहरू फैमिली आया है। तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल राइवलरी जो होनी चाहिए वो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, नहीं कि अंदरूनी और व्यक्तिगत होनी चाहिए। तो ये जिस तरीके से हम नेशनल हेराल्ड केस, राहुल गांधी के सामने कोई ये केस रख देते हैं, यहाँ की सूरत की कोर्ट में रखा था, जिससे उनका संसद भी संसद का सदस्य भी उन्होंने गवाया था, तो ये सब चीजें कंप्लीटली राइवलरी में आ जाता है। तो देश की राजनीति की भाषा ये नहीं थी। देश की राजनीति की भाषा ये थी कि एक जमाने में सरकार हुआ करती थी, वो विरोध पक्ष को बैठने के लिए जगह अलॉट करती थी कि भाई आप यहां बैठो और विरोध करो, ये लोकतंत्र में अधिकार है, और आप विरोध करोगे तब जाके हमें पता चलेगा कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। तो उनके लिए जो मंडप बनवाना होता है वो सब सरकार तय करके देती थी। सुषमा स्वराज जी को मैं हर बार याद करता हूं कि उनकी एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पे एक भाषण है बहुत बढ़िया सा, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बखान जो किए, सिर्फ विपक्ष का बखान किया है कि हमारा प्रधानमंत्री जी का बोलना और उसके सामने बहुत ही शीतल स्वभाव के गुलाम नबी आजाद जी का ये बोलना, सोनिया गांधी जी का ये कहना, तो इतना जो एक दूसरे के प्रति ये जो क्या बोलते हैं उसको, संबंध तो नहीं बोलूंगा, लेकिन
एक पॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशंस जो होना चाहिए, वो एक वाजपेयी के जमाने में, सोनिया गांधी मतलब मनमोहन सिंह के जमाने में जो हुआ करता था, उसको ये लोग ने बहुत मतलब छिन्न भिन्न कर दिया है। और आज का पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ राइवलरी, ये तो पता नहीं, हो सके तो क्या बोलूं मैं यहां से बोलूं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कोई भी हद तक जा सकते हैं। आज तक एक भी विपक्ष के नेता का अगर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, किसी को भी दफा 302 के तहत फांसी पे नहीं चढ़ाया गया है, किसी को कोई भी चिटिंग केस में सिर्फ और सिर्फ बेल मिलने तक ही, हमारे गुजरात में भी हर दिन 2-3 दिन में ऐसे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के एमएलए के प्रति एलिगेशन हो जाता है। तो अगर एक भी साबित नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही पॉलिटिक्स का क्या मजा है और क्या मतलब है? तो सिर्फ और सिर्फ आप इनको उलझाने के लिए अगर ये सब करते हो तो, पर जनता भी ये सब देख के कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देती है। जनता को ये सब मुद्दे, मुझे लग रहा है अभी नेशनल हेराल्ड से अगेन वही शौक है कि हर 3 महीने, मैं तो ऐसा बोल रहा था कि जब भी इलेक्शन, हमारे यहाँ ऐसा होता है सीजनल बिजनेस होता है और एक बारहमासी बिजनेस होता है जो 12 महीना होता है। तो सीजनल जैसे होली में रंग मिलते हैं, दिवाली में पटाखे मिलते हैं, उत्तरायण में पतंग मिलती है, ठीक उसी तरह आज की सरकार के ये सीजनल मुद्दे हैं जिसमें राहुल गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है, नेशनल हेराल्ड केस है, कहीं ना कहीं अगस्ता वेस्टलैंड वापिस आ जाता है, तो ये सब उनके सीजनल फटाके हैं, गुब्बारे हैं जो कभी भी ये लोग छोड़ना चाहते हैं। और ये छोड़ के फिर उनको कुछ मिलता नहीं, सीजन खत्म हो जाती है, बात चली जाती है, फिर दूसरी सीजन आती है, दूसरे नए मुद्दे आएंगे। तो मुझे लग रहा है आज की तारीख में देश में मुद्दा, देखिए आप अगर काम भी अच्छा कर रहे हो एज ए एनडीए, तो आपके काम को फोकस करके आपको कुछ और करना है। इससे आगे क्या, आपकी लीटी बड़ी करो, हम ऐसा बोल रहे कि आपकी लाइन को बड़ी करो, किसी की छोटी करने से न तो आपको कुछ मिल रहा है ना, इसका भी जनता भी जाग चुकी है। जनता ने भी ये सब चीज से वोटिंग देना बंद नहीं कर दिया। आज की तारीख में जनता ने विपक्ष को 44 से 54 और 54 से 240 तक लेके आई है। तो जनता भी सोचती है कि आपकी लाइन लंबी करो, किसी की छोटी करोगे तो वो आपका ही नेगेटिव जाता है, उल्टी आपकी लाइन छोटी होना शुरू हो गई। आप 303 पे थे, 282 पे थे, जो आज की तारीख में 240 पे आ गए हो और 300 के नीचे आप आ गए हो। तो और बहुत बहुत ही छोटी, क्या बोलते हैं उसको, सीमा है अभी 272-73 के भी और आपके बीच में बहुत छोटी सीमा है। तो उसको ही अगर आपको संभाल के रखना है तो लंबी बड़ी और हेल्दी राजनीति करो। और ये सब राजनीति से कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे राहुल गांधी 2029 तक की उल्टा होगा, जितना आप उनको कोसोगे। मोदी जी क्या बोलते थे, जितना कांग्रेस मुझे गाली दे रही है उतना मैं बड़ा बन रहा हूं। ठीक उसी तरह आप अगर एक बार गलती से उसको अंदर कर दो, गिरफ्तार कर दो, फिर देखो वो पूरा क्या चेंज हो जाता है, माहौल पूरा चेंज हो जाएगा। ये भी उनको पता है। तो ये सब ध्यान में रख के हेल्दी राजनीति करो। फिर वही है, इनकी जो सियासत है, जिस तरीके से, जिस स्तर पर ये उतर करके सियासत कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। तमाम सारी चीजों पर इस तरीके से इनकी हमने एक्टिविटीज देखी हैं, तमाम मुद्दों पर इनका बेशर्मी से बोला गया झूठ देखा है, बेशर्मी के साथ किए गए दावे देखे हैं। तो ये अपने आप में एक नई राजनीति की तरफ बढ़ा रहे हैं देश को, और एक ऐसी राजनीति जो इतना स्तरहीन हो कि दूसरा कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए, उतर ही ना पाए, जा ही ना पाए, जो कुछ करें हम ही करें, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उस निचले स्तर से भी नीचे चले जाते हैं। उनकी स्थिति ये रही है, भाषा से लेकर के वादों तक। आज हर जगह देख लीजिए, दूसरा जब कोई कहेगा तो वो फ्रीबीज हो जाता है। खुद पूरी भाजपा उसी पे डिपेंड है। 10-10 हजार रुपए न बांटे होते तो आज क्या स्थिति बिहार में रहती। ठीक है, उनको चुनाव में जीत मिल सकती थी क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता उनके लिए काम कर रहे थे, जैसा बार बार विपक्ष कह रहा है। अब अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता के काम करने पर भी क्या उसको भरोसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं था, जो 10-10 हजार रुपए भी बांटने पड़े, वो भी कर्जा लेकर के, कर्जे का पैसा लेकर के वोट खरीदा जाए। तो ये इस स्तर की राजनीति सोचने की भी शायद क्षमता अभी तक दूसरे दलों के नेताओं के अंदर नहीं आ पाई, और इसी की यही वजह है कि बार बार इस तरीके की स्थिति बन रही है और विपक्ष को झेलना पड़ रहा है, देश को झेलना पड़ रहा है, और भाजपा को उसका पूरा फायदा मिल रहा है। प्रशांत सर, अभी एक दर्शक कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खुलासा किया है कि बहुत जल्द कि अमेरिकी मीडिया में कुछ ऐसा छपने वाला है कि भारत को दिक्कत हो सकती है, एप्स्टीन फाइल चल ही रहा है। तो ये जरूरी है इस वक्त कि सोनिया और राहुल को टारगेट किया जाए, इसके अलावा और कोई विकल्प है? किसी और को टारगेट करके ये मुद्दे भटकाए जा सकते हैं? देखिए, पूरा देश अभी एसआईआर के मुद्दे में उलझा हुआ है।
उसका ये भी रीजन है कि आप भी अगर SIR का फॉर्म भरने जाओगे तो आपको खुद को भी कुछ चैलेंज आ रहे हैं। आधार कार्ड जिसके बिना हम एक सेकंड चल नहीं सकते देश में, उसको इसमें आधारभूत पुरावा माना नहीं जाता है। कुछ और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। और भी काफी सारे मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे तो बिहार में बहुत ही युद्ध मचल चुका था। हम सबको पता है कि युद्ध का माहौल बन गया था। अनएम्प्लॉयमेंट कि कोई 10 करोड़ नौकरियां, हर घर नौकरियां, कोई 25 लाख नौकरियां, कोई 10 लाख नौकरियां इस देश में। ठीक है, कुछ जरूरी जो विकास करना चाहिए वो आपने किया भी है, हम उसको भी सर माथे पे चढ़ाते हैं, कहाँ ना बोल रहे। हर एक सरकार काम करने के लिए आती है और काम करते हैं, अपने अपने तरीके से काम करती है। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि इस देश की जनता का क्या कसूर कि पहले अंग्रेजों की गुलामी की, फिर एक इमरजेंसी का दौर देखा और अभी इमरजेंसी 2.0 का हाल देख रही है। मतलब वैसे भी इंडिविजुअली भी आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको यहाँ से बोलने में मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपको डर नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हो। मतलब वो लेवल का माहौल खड़ा किया गया है कि आप यहाँ से सरकार के खिलाफ कुछ बोलो तो भी एक माहौल नेगेटिव हो जाता है। तो ये सब मामले में मुझे लग रहा है कि जैसे आपने 2-3 मुद्दे जो बताए कि कुछ हो सकता था, सरकार को राजनीति के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन एक तो ये 14 दिसंबर, SIR, विपक्ष की ताकत और बाकी सब चीजें, और आने वाले टाइम में वो एक जो मानसिकता थी बंटवारा करो और राज करो, ये चीज थी पहले चल रही थी। तो ठीक वही एक क्षेत्रीय दल जो आप बोल रहे हो, क्षेत्रीय दलों को अभी अंदर अंदर यही थ्रेट खड़ा हो गया है कि जितना हम इनके शूज में घुसते जाएंगे उतना हमारा बंटवारा भी नहीं, ये तो पूरा धराशायी कर देंगे हमारी पार्टी को। तो यही डर अंदरूनी सता रहा है अभी भी लोगों को। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुकर चुकी है और पूरी देश की राजनीति एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। और ये डायरेक्शन इतना गंदी तरीके से ये लोग बेंचमार्किंग कर रहे हैं अभी की सरकार कि अगर ये बेंचमार्किंग पे चला तो आगे जाके जब भी ये पूरा पॉलिटिकल साइकिल घूमेगा तो आगे जाके इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना होगा। क्योंकि देखिए अभी की जनता ने विपक्ष का ये हल किया है। इतना समझ लो आप कि अगर ऐसा मान ले फेयर इलेक्शन होता है और जनता जाके वोट देती है और वो वोट से सरकार चुनी जाती है, तो जब इसका साइकिल खत्म होगा तो मैं भी मतलब एक राइवलरी हो जाएगा ना कि यही जनता थी जो हमें 282 से 44 तक ले आई थी, तो जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो कट्टरता खड़ी की गई है वो कट्टरता रोड पे मुझे और आपको सहन करनी पड़ेगी। इनको तो AC चैम्बर में बैठना है, गाड़ियों में घूमना है और बॉडीगार्ड के साथ घूमना है। ये लोग जब विपक्ष में होंगे तो इनको भी ऐसा ही होगा। हर 3 महीने पे UPA की सरकार कुछ ना कुछ स्पाइक लेके आएगी और एक दूसरे के सामने खेलेगी। बेचारी जनता का क्या दोष सर। संसद में आप जो बैठते हो ना, वो बैठने की कुर्सी का खर्चा भी हमारे टैक्स के पैसों से आता है। आप जो संसद में मजे करते हो ना, उसका पैसा भी हमारे टैक्स से आया है सर। तो और संसद आपको चलनी नहीं देनी है। अगर चलानी है तो संसद की कहां जरूरत है। 1200 करोड़ के खर्चे से क्यों बनाई है संसद भैया, बंद करवा दो, ताले लगवा दो। तो ये सब मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुकर रहे और कुछ नहीं है।